हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। मैं नीरज मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं ये आपके सामने बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। जी हाँ, जब भी मैं क्लास लेता हूँ पॉलिटी का, बच्चों का एक ही सवाल होता है, सर धारा क्या होता है और अनुच्छेद क्या होता है, थोड़ा बताइए। जी हाँ, आज उसी से रिलेटेड हम एक नए चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर नहीं बोल सकते हैं, बस जानकारी में आते कि ये है क्या। और फ्रेंड्स, आप लोग को जानकारी दे दूं, मैं टीचर के अलावा एडवोकेट भी हूँ। ठीक है, और तो ये मेरे लिए बहुत ही पसंदीदा आज का क्लास है। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे होंगे। अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है क्या, मीन्स आर्टिकल की ज़रूरत क्या है। और आर्टिकल्स को अनुच्छेद भी कहा जाता है ना। आप लोग देखते होंगे, बुक खोलते होंगे तो इसमें अनुच्छेद लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, एक बुक है, ये बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पीएम बख्शी साहब का लिखा हुआ है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन का है। तो इसमें जब हम खोलते हैं तो देखिए हर जगह आपका आर्टिकल 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 मिलता है। तो अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, ठीक है, आप जब कोई नोट्स बनाते हैं तो आप कैसे नोट्स बनाते हैं? पॉइंट देते हैं ना। कैसे पॉइंट देते हैं? या तो तीर से देते हैं 1 नंबर, या तो 2 नंबर, या तो 3 नंबर, या तो 4 नंबर, या 5 नंबर। और आपको ये जानकारी हो जाता है कि 4 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है। बहुत डिटेल जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस पॉइंट से ही आपको जानकारी मिल जाता है कि 4 नंबर पॉइंट में आप क्या चीज़ लिखे हैं। ठीक उसी तरह हमारा संविधान देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें कुल अनुच्छेदों की जो संख्या है ये 395 है। और इस 395 अनुच्छेदों में भी, ठीक है, बंद और उपबंध है। बंद का मतलब क्या होता है, फिर से थोड़ा सा देख। जैसे हम मौलिक अधिकार के बारे में आते हैं, अनुच्छेद अगर ये 14 है तो इसमें ए बी जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, ये अगर कहलाएगा आर्टिकल तो ये क्लाउज बंद। और अगर एक अंदर में ये एक बिंदु आ जाए तो उसे कहते हैं उपबंध। मीन्स इंग्लिश में बोला जाए तो अनुच्छेद, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो आर्टिकल 14 क्लाउज ए सब क्लाउज 1। मीन्स अनुच्छेद 395 जो है ये मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या है। और इसमें अगर अमेंडमेंट भी होंगे तो ए 1 2 बी करके जोड़ा जा सकता है और ज़रूरत के हिसाब से संवैधानिक संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, नंबर मेरा मूल संविधान का जो है 395 वही रहेंगे। खैर, ये तो अलग बात हुआ। फिर से सवाल वही उठता है, सर अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद देखिए एक पॉइंट है जो हमारे संविधान में दिए गए हैं ताकि हमको सही सही कौन सा पॉइंट में क्या चीज़ परिभाषित है वो समझ में आ जाए। अगर ये कहानी के रूप में रहता, ठीक है, तो हमको मालूम ही नहीं चलता कि अनुच्छेद में कहाँ पे मौलिक अधिकार हैं, कहाँ पे संवैधानिक संशोधन है, कहाँ राष्ट्रपति हैं, कहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, कहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, कहाँ पे पंचायत है। अगर अनुच्छेद मिल गया, अनुच्छेद एक पॉइंट के रूप में है, तो हम लोग को तुरंत मालूम चल जाता है कि अनुच्छेद 14 क्या है, मौलिक अधिकार से है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 25 क्या है, राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बोला गया है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अनुच्छेद 243 में कहा गया है, ठीक है। तो
तो इसमें जितने सारे पॉइंट है एक पॉइंट के रूप में है। जिस प्रकार से हम लोग कॉपी में नोट्स बनाते हैं ना पॉइंट देके, उसी प्रकार से हमारा संविधान का जो निर्माण किया गया है यह अनुच्छेद के रूप में है, एक पॉइंट के रूप में है, ताकि हम लोग को आसानी से जहाँ ढूंढना हो वो चीज़ ढूंढ सके। जैसे पार्ट किस पार्ट में है, किस पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, तुरंत आसानी से मालूम चल जाता है। और उस पार्ट में कितने अनुच्छेद हैं ये भी आसानी से मालूम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बता दें, ठीक है, जैसे अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति, देयर शैल बी ए पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है। तो अगर हम लोग देखते इसको कहानी के रूप में, कहाँ पे हैं राष्ट्रपति, खोजते रह जाते और हमको ढूंढने में क्या हो जाती? परेशानी। इसलिए याद रखें फ्रेंड्स, हम लोग की सुविधा के लिए, समझने के लिए जो पॉइंट तैयार किए गए हैं हमारे संविधान में, उसी को क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद देखिए 395 ही रहेंगे जब भी संवैधानिक संशोधन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन जो है, देखिए ये लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी का है अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल है ना, इसमें जोड़ दिया गया ए, 84 संवैधानिक संशोधन 2002 में हुए थे, तो इसी क्या हो गया? एक ए जुड़ गया पॉइंट। उसी प्रकार से हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, वो किस में जुड़ गए? 300A में जुड़ गए। तो कुल मिला के अगर समझा जाए तो मूल संविधान जो है जिसमें कुल अनुच्छेद हैं 395, अगर इसमें कोई भी चीज़ समय के साथ बदलाव करना है तो उसमें क्लाउज और सब क्लाउज देके जोड़ा जा सकता है। क्लियर है ये बात? अब हम लोग आते हैं, ठीक है, CPC क्या है, IPC क्या है और CRPC क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, एक मिनट डस्टर ले लेते हैं। CPC क्या है? देखिए CPC जो है इसे हिंदी में कहा जाता है सिविल प्रोसीजियर लॉ। सिविल प्रोसीजियर लॉ मतलब वैसा कानून, ठीक है, जिसमें पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ठीक है, जिसमें हम जुर्माना के लिए कोई दावा कर सकते हैं या क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं। वो हर एक कानून, जितने सारे कानून हैं, उसे हम किस में रखे गए? सिविल प्रोसीजियर लॉ में। प्रोसीजियर का मतलब होता है, ठीक है, कोई भी जो उल्लंघन हुए कानून, उसको आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, उसे प्रोसीजियर लॉ कहते हैं। ठीक है, जैसे सिविल प्रोसीजियर लॉ के अंतर्गत क्या आएंगे? वो सभी दीवानी मामला, जैसे जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, मेंटेनेंस का मामला हो सकता है, वाइफ हस्बैंड का, फिर आपका तलाक का मामला हो सकता है, फिर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जैसे चेक बाउंस से संबंधित हो सकते हैं, मोहम्मडन लॉ हो सकता है, हिंदू लॉ हो सकता है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट हो सकते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी एक्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसे कई एक्ट हैं जिसमें पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, गिरफ्तार नहीं करती है, ठीक है, और उसका जो प्रक्रिया होता है वो क्षतिपूर्ति से जुड़ा हुआ होता है, उसे CPC के अंतर्गत रखते हैं। देखिए CPC जो आया, ये कब आया? CPC कब आया हमारा संविधान में? तो आया 1908 ईस्वी में आया। ठीक है, 1908 ईस्वी में CPC आया। तो सर इसमें क्या क्या हो सकते हैं CPC में? एक एग्जाम्पल हम आपको ले देते हैं, सीधे एकदम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई सिंगर, ठीक है, जैसे कोई सिंगर कोई कंपनी से जुड़ गया और कंपनी क्या किया, एक आयोजन कर रहा है, ठीक है, कि आप इस तारीख को आइएगा, गाना गाइएगा, आपको इतना पैसा मिलेगा। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसी कारण से सिंगर उस आयोजन में नहीं गया और आयोजनकर्ता को क्या हुआ? पैसों की हानि हो गई, क्योंकि ऑडियंस से वो पैसा ले चुका था। तब इस दौरान क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट को कौन ब्रीच किया? सिंगर किया। तो उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए जो आयोजन करता है वो सिंगर पे क्या कर सकते हैं? मुकदमे दायर कर सकते हैं। ठीक है, वो सीधा नहीं बोलेगा कि इसको जेल ले जाओ, वो क्षतिपूर्ति, पैसा का जो नुकसान हुआ उसके लिए मुकदमा दायर करेगा। वो किस विधान के तहत करेगा? CPC के तहत करेगा। और क्या एक्ट के तहत करेगा? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो भी कानून लगेंगे, जो भी धारा लगेंगे, उसके तहत वो कानूनी कार्रवाई न्यायालय में कर सकता है।
उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कोई नागरिक है देश का, मान लेते हैं राम नाम का कोई नागरिक है, ठीक है, गांव में रहता है, और उसका जो इलेक्शन का जो लिस्ट होता है, जिसे कहा जाता है आपका इलेक्टोरल रोल, उसमें उसका नाम नहीं चढ़ पाया। अब उसके लिए जो उत्तरदायी हैं कि क्यों उसका नाम नहीं चढ़ पाया, क्योंकि उसका वोट देने का एक कानूनी अधिकार है, लीगल अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है, तो उसका नाम नहीं चढ़ पाया, जबकि उसका उम्र जो है आपका 18 साल से अधिक हो रहा है, फिर भी राम नाम का व्यक्ति का चुनाव का जो लिस्ट इलेक्टोरल रोल है उसमें नाम नहीं चढ़ पाया, वो परेशान हो गया। तो किस पर केस करेगा? जो वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के जो डिपार्टमेंट के जो ऑथराइज्ड व्यक्ति होंगे, जिनका उत्तरदायित्व होगा नाम चढ़ाने का, उस पर वो केस करेगा। ठीक है, कि भाई हम इस देश का नागरिक हैं, हमको क्या होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम चढ़ना चाहिए, आपकी गलती के कारण मेरा इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं चढ़ पाया, जिससे हमको परेशानी हो रही है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है। उसी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो भी किस तरह, तो कौन सा कानून के तहत तो रेगुलेट होंगे, सीपीसी के तहत। तो सीपीसी में कुल मिला के देखें, एक बुक है आपका, ठीक है, एक बुक होता है, और उस बुक में लगभग 158 क्या होते हैं, धारा। धारा का मतलब यहाँ क्या हो गया, एक पॉइंट। जिस तरह से यहाँ पे आपका संविधान में, जो भारतीय संविधान में धारा है, अनुच्छेद हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, धारा है। कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस यही है किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है, यहाँ पे धारा का। धारा को कहा जाता है दफा भी ना, क्या कहा जाता है, दफा भी कहा जाता है धारा को। ठीक है, तो इसमें आपका 158 क्या है, आर्टिकल है, और 51 क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, इसमें डिटेल हम अभी नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के देखें तो सीपीसी क्या होते हैं, एक दीवानी मामला होते हैं, जिसमें सीधे तौर पर जो भी आपका दोषी व्यक्ति होता है, उसे जेल ना भेजकर उसके खिलाफ आपका क्षतिपूर्ति का मुकदमा किया जाता है। अब आते हैं आईपीसी। आईपीसी क्या है, देखिए, आईपीसी जो भारत देश में आया, ये 1860 ईस्वी में आया। ठीक है, मैकेले ने, जो पहला लॉ कमीशन देश का बना था, ये मैकेले उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जॉर्ज मैकेले उसके अध्यक्ष थे। ये 1834 में पहला देश का लॉ कमीशन बना था। उसके बाद इंडियन पेनल कोड आया। मीन्स अंग्रेज जमाने से जो कानून चले आ रहे हैं सो अभी तक आए हैं, लेकिन इसमें कई समय के साथ बदलाव हुए हैं। 2012 में बर्मा कमीशन बैठी थी, उसमें नए नए चीज़ जोड़े गए हैं, इसमें नए नए सेक्शन जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल जो है धारा जो है, ठीक है, धारा जो है टोटल 511 है, और चैप्टर कितने हैं, 23 है। कहने का मतलब जो चीज़ यहाँ अनुच्छेद के रूप में होते हैं पॉइंट, वही यहाँ पे क्या चीज़ होते हैं, सेक्शन के रूप में होते हैं। ठीक है, क्या रूप में होते हैं, सेक्शन के रूप में, ताकि आदमी को आसानी से जानकारी मिल सके। ठीक है, जैसे मेरे पास आपको ये बुक है आपका, देखिए, क्रिमिनल मैनुअल, ये देखिए। ठीक है, और इसमें एक लिस्ट होता है कि आप कौन सा अपराध किए और आपको उस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा। ठीक है, उस अपराध की परिभाषा भी होगी, अर्थात इंडियन पेनल कोड क्या है कि अपराध क्या है, ठीक है, और अपराध की परिभाषा क्या है, और इसके उल्लंघन पर क्या सजा दी जाएगी। ठीक है, उसका एक पूरा का पूरा क्या है, विवरण है। जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, मर्डर हो गया, ठीक है, मर्डर कर दिया गया, तो धारा कौन सा लगेगा मर्डर में, धारा 302। सबूत मिटाया गया, धारा क्या लगेगा, 201। ठीक है, चोरी हुआ है बाजार उजार में, 379। ठीक है, घर में चोरी हुआ है, 380। डकैती हुआ है, 395। रेप हुए हैं, 376। चीटिंग हुआ है, 420। ठीक है, किडनैपिंग हुआ है, 363। तो इस तरह से आप देखते होंगे, तो प्रत्येक धारा पर क्या है, परिभाषा है कि ठीक है, आप इस तरह के अपराध का परिभाषा दिया गया है, और जो व्यक्ति उस अपराध का उल्लंघन करता है उसमें उसका अधिकतम सजा कितना है वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए, अपराध में भी दो कैटेगरी रखे गए हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध, एक दूसरा होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध। इस पर हम एक क्लास अलग से लेंगे। ठीक है,
तो इंडियन पेनल कोड अपराध की परिभाषा एवं अपराध से जुड़े हुए जो दंड है उस पर व्याख्या करती है, एक बुक है, ठीक है। और इसमें सेक्शन के रूप में वही चीज़ डिफाइन किया गया है। अब इसमें भी सेक्शन इसीलिए दिए गए हैं ताकि आसानी से, ठीक है, समझा जा सके कि कौन सा अपराध किस बिंदु, किस धारा के तहत लिखित रूप में है, ठीक है। और इसमें यही चीज़ है कि जो व्यक्ति अपराध करता है उस अपराध, वो गुनाह का क्या सजा है, वही है आपका आईपीसी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा बात, ठीक है, उम्मीद करते हैं। अब आते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीड्यूर लॉ, ठीक है। ये जो है सीआरपीसी, ये भारत देश में वर्ष 1973 में प्रभावी हुआ, ठीक है। फुल फॉर्म के रूप में एसएससी में, पुलिस में, दरोगा में, हर जगह पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर लॉ। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर लॉ क्या है कि ये समझने के लिए थोड़ा सा हम एक पॉइंट में आते हैं कि सर आप एक चीज बताइए, ये सब्सटांटिव लॉ और प्रोसीड्यूर लॉ में क्या है? देखिए, कई लोगों को क्लास समझ में आएगा, कई लोगों को नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो सबको समझ में आएगा। सब्सटांटिव लॉ जो होते हैं इसके तहत आपका आएंगे, ठीक है, दो मामला, एक दीवानी, एक फौजदारी। देखिए, दीवानी मामला वो होता है जो अभी बताए सीपीसी, और फौजदारी जो हो गया वो क्या हो गया? आईपीसी। आईपीसी में पुलिस क्या करती है? सीधे अरेस्ट करती है, और दीवानी में क्या होती है? गिरफ्तार नहीं करती है, वारंट नहीं निकलता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो सब्सटांटिव लॉ वो लॉ होती है जो लॉ क्या चीज होती है? इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ रहता है कि इस मामले का उल्लंघन पर उस पर क्या कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, मींस पनिशमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। जबकि प्रोसीड्यूर लॉ, जो व्यक्ति जिस चीज का वो गुनाह किया है या जो भी गुनाह किया है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया आगे किस प्रकार से कोर्ट में होगी, आखिर किस तरह से गवाही होंगे, किस तरह से उसका बहस होगा, किस तरह से चार्ज होंगे, ये सभी चीज़ जो होते हैं प्रोसीड्यूर लॉ होते हैं। मीन्स सब्सटांटिव लॉ वो लॉ होती है, ठीक है, जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है, उसके अपराध से जुड़ा होता है। और प्रोसीड्यूर लॉ वो होती है कि वो जो अपराध किया गया है वो कोर्ट में किस तरह से रन करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, वही होता है प्रोसीड्यूर लॉ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आईपीसी और सीपीसी ये दोनों कौन सा लॉ होते हैं? थोड़ा मिटा देते हैं, सब्सटांटिव लॉ होते हैं ना, ठीक है। क्या लॉ होते हैं? सब्सटांटिव लॉ होते हैं, ठीक है। जबकि सीआरपीसी क्या होते हैं? आपका सीआरपीसी क्या है? प्रोसीड्यूर लॉ। प्रोसीड्यूर लॉ का मतलब ये है सीआरपीसी में कि पुलिस किस तरह से अरेस्ट करेगी, अरेस्ट क्या होता है, वारंट क्या होता है, समन क्या होता है, ठीक है। कोर्ट में मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट का पावर क्या होता है, एडवोकेट क्या होते हैं, एपीपी क्या होते हैं, किस तरह से आगे कानूनी प्रक्रिया होगा, किस तरह से बहस होंगे, किस तरह से गवाही होंगे, किस तरह से फैसला होगा, किस तरह से डिग्री होंगे, ये जितने सारे कानूनी प्रक्रिया हैं ये किस प्रकार कहाँ पे उल्लेखित हैं? सीआरपीसी में, ठीक है। किस तरह से जेल जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, पुलिस कस्टडी क्या होता है, सब चीज कहाँ पे उल्लेखित है, पुलिस का पावर क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, पुलिस डायरी क्या होता है, सब चीज ही आपका सीआरपीसी में उल्लेखित है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें भी कुल सेक्शन कितने हैं आपका? 482। कितने सेक्शन है आपके? 482 सेक्शन है, ठीक है, सॉरी 484 सेक्शन है, 484 सेक्शन है। तो ये 484 सेक्शन है आपका सीआरपीसी में। अब कहने का मतलब ये है कि ये कानून और ये कानून, ये जितने सारे कानून हैं सभी किसके बेटे हैं? भारतीय संविधान के बेटे हैं। कहने का मतलब यहाँ वैसा कोई भी चीज नहीं होगा, कोई भी धारा नहीं होगा जो भारत देश का संविधान के क्या हो, अंतरात्मा के क्या हो, विपरीत हो, उसके प्रस्तावना के क्या हो, खिलाफ में हो। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ऐसा कोई भी सेक्शन या धारा नहीं होगा जो भारत देश का जो मूल संविधान है उसके खिलाफ हो, उसके विपरीत हो, ठीक है। वही सब चीज यहाँ पे क्या है होंगे जो इसके मूल भावना को क्या होंगे?
चोट नहीं पहुंचाएंगे, विपरीत नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। सीपीसी क्या है, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है। देखिए यूट्यूब में बहुत छोटा क्लास लेना होता है, अगर यही क्लास अगर होगा तो हम डिटेल में अगला आपको पसंद आएगा तो डिटेल में हम अगला क्लास इसको लेके जाएंगे। उसमें पढ़ेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, एफआईआर क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया होगा तो काइंडली क्या करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए गुड नाइट।